हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग बी पैशन। तो आज हम सीटेट 2019 दिसंबर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट करेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज। जो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज को एक्वायर करने का, वो कौन सा होता है? अर्ली चाइल्डहुड वह पीरियड होता है जिसके अंदर बच्चा जो है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट अगर उसको मिलता है तो वो लैंग्वेज को सीख पाएगा। अदरवाइज वो लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। तो जो क्रिटिकल पीरियड होता है, जो 2 से 14 साल तक का पीरियड, ऐसा पीरियड माना जाता है जिसमें बच्चा लैंग्वेज को ईजिली सीख पाता है अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाता है। ठीक है। Which of the following is a stage of moral development proposed by लॉरेंस कॉलबर्ग? इन चारों स्टेज में से हमें बतानी है कि जो लॉरेंस कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट जो दिया था उसने, उनमें से उसकी कौन सी स्टेज है? लेटेंसी स्टेज। जो लेटेंसी स्टेज है वो किसने दी? वो दी थी सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड ने 5 स्टेज की बात की है। एक ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यही स्टेज जो है मॉरल डेवलपमेंट की है जो कि लॉरेंस कॉलबर्ग ने दी। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज तो पियाजे की है और इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी स्टेज जो है एरिक एरिक्सन की है। ठीक है। ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन एक टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू द बॉयज दैन गर्ल। एक डिस्कशन कर रही है क्लास में टीचर और वो बच्चों में से लड़कों की तरफ तो ज़्यादा ध्यान दे रही है लेकिन लड़कियों की तरफ वो कम ध्यान दे रही है। तो ये क्या है? ये जेंडर बाइज है। ठीक है। जेंडर बाइज वो होते हैं जिसमें कंपेयर किया जाता है या तुलना की जाती है या फिर मतलब बॉयज़ और गर्ल्स के प्रति थोड़ा भेदभाव दिखाया जाता है। ठीक है। Which of the following is an effective strategy to reduce children's gender stereotyping and gender role conformity? इनमें से कौन सा एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे कि जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कन्फर्मिटी को हम कम कर सके? डिस्कशन करा के जेंडर बाइस के ऊपर, या एम्फिसाइजिंग कर दे जेंडर स्पेसिफिक रोल्स की, बच्चों को बता दे कि ये काम लड़कों का है तो लड़कों को ही करना चाहिए या ये काम लड़कियों का है या लड़कियों को ही करना चाहिए, तो ये तो गलत बात है। हम उनको अलग कर दे प्ले ग्रुप में? नहीं। या उनको हम बैठाने में क्लास के अंदर अलग अलग बिठाएं? नहीं। हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हम डिस्कशन रखें जेंडर बाइस के ऊपर, जिससे कि सबको पता चले, बच्चों को पता चले कि जेंडर बाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, सब बराबर होते हैं, सब इक्वल होते हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में कोई डिफरेंसेस नहीं होते हैं। Which of the following theorists, while viewing children as active seeker of knowledge, emphasize the influences of social culture कंटेंट ऑन देयर थिंकिंग? अब इन थ्योरिस्ट में से हमें बताना है कि ऐसा कौन से थ्योरिस्ट का मानना है कि जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं लेकिन उस पर एक सोशल का और उनके कल्चर का भी प्रभाव पड़ता है। आइए 4 ऑप्शन को हम बारी बारी से देखते हैं। वॉटसन का मानना ये था कि वॉटसन ने बोला था कि मुझे आप कोई भी बच्चा दोगे, मुझे आप कोई भी बच्चा दो, मैं इसको चोर, डाकू, पुलिस कुछ भी बना सकता हूँ। जीन पियाजे ने का कहना था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने छू करके अपनी सेंसरी से अपने ज्ञान को निर्माण करते हैं, लेकिन उन्होंने सोशल की बात ऐसी कुछ नहीं कही है। तो ये ऑप्शन गलत है। लेव वाइगोस्की का मानना था कि जो बच्चे होते हैं अपने ज्ञान का निर्माण तो खुद करते हैं लेकिन अगर उनको ज्ञान का निर्माण करने में अगर कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो वो किसी ऐसे बड़ों की हेल्प ले सकते हैं जो उनसे ज़्यादा जानता है, तो उनके ज्ञान पर समाज का प्रभाव पड़ता है। और लॉरेंस कॉलबर्ग ने तो मॉरल स्टेज दी है। काम करते समय जिगजो पजल सॉल्व करते समय एक 5 साल की लड़की है जिसका नाम नजमा है, वो अपने आप से कहती है कि ब्लू पीस कहाँ है, और फिर ब्लू पीस को देख करके ही वो कहती है ये तो ज़्यादा डार्क कलर है। तो ये कौन सी टाइप की जो है स्पीच है वाइगोस्की के अकॉर्डिंगली? तो वाइगोस्की के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट स्पीच है। वाइगोस्की ने 3 स्पीच के बारे में बात की है। एक सोशल स्पीच जो कि 3 से 4 साल तक के बच्चे के अंदर होती है, जिसमें बच्चा सब लोगों से, बड़ों से, अपने फ्रेंडों से तेज तेज बोलकर बातें करते हैं। दूसरी स्पीच होती है प्राइवेट स्पीच, जिसके अंदर 5 से 6 साल के अंदर होती है, जिसमें बच्चा बड़बड़ाता है, ममरिंग करता है अपने आप से।
और तीसरी स्पीच होती है इनर स्पीच। इनर स्पीच होती है 6 साल के बाद से, ठीक है। गिविंग क्लू टू चिल्ड्रन, ऑफरिंग सपोर्ट एज व्हेन नीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब बच्चों को क्लू दी जाती है या कोई सपोर्ट किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ये स्कैफोल्डिंग के बारे में जो बात की थी वाइगोस्की ने की थी। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम सोल्व करते समय अगर कोई परेशानी आती है या कोई सपोर्ट चाहिए तो जो मोर नॉलेजेबल ऑफ अदर्स होता है वो बच्चे को एक सपोर्ट देता है, एक टेम्पररी सपोर्ट देता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग। Which of the following behavior characterize the concrete operational stage as proposed by जीन पियाजे। तो यहाँ पर जीन पियाजे की कुछ स्टेज के करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, जिसमें से हमें बताना है कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है उसकी विशेषता क्या होती है। हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग, ये तो फॉर्मल स्टेज के अंदर आएगी। कंजर्वेशन क्लास इंक्लूजन, ये आ सकती है कॉन्क्रीट स्टेज के अंदर। डेफर्ड इमिटेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये तो प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। एंड मेक बिलीव प्ले, मेक बिलीव प्ले और इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। यस, मेक बिलीव प्ले कौन सा होता है, मेक बिलीव प्ले वो होता है जिसमें बच्चा को लगता है कि जैसे मुझे भूख लग रही है, मेरी गुड़िया को भी भूख लग रही है, वो उल्टा नहीं सोच पाता है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो इसका आंसर आएगा हमारा कंजर्वेशन। बच्चे के अंदर इस वाली स्टेज के अंदर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर, उसके अंदर कंजर्वेशन आ जाता है। उसको पता चल जाता है अगर हमने एक छोटे गिलास में पानी जो डाला है, छोटे गिलास को फुल भर दिया और वही छोटे गिलास को हमने बड़े गिलास में डाल दिया और उसमें पानी कम दिख रहा है, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि पानी दोनों में बराबर है, क्योंकि उसको वॉल्यूम का, उसको कंजर्वेशन का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development of children? इन चारों वर्ड्स में से हमें बताना है कि पियाजे के अकॉर्डिंगली पियाजे ने अपनी जो थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, किस वर्ड को उन्होंने यूज़ किया। स्कीमास को यूज़ किया, ऑब्जर्वेशन लर्निंग को यूज़ किया, कंडीशनिंग को यूज़ किया या रिइंफोर्समेंट को यूज़ किया। ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में बात की है एल्बर्ट बंडूरा ने, ठीक है। कंडीशनिंग के बारे में बात की है स्किनर और पावलोव ने। स्किनर ने बात की है ऑपरेंट कंडीशनिंग की एंड पावलोव ने बात की है क्लासिकल कंडीशनिंग की। तो हम पियाजे के अकॉर्डिंगली पियाजे ने जो बात की है स्कीमास की बात की है। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है पॉकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं अपने आसपास से, बाय रीडिंग, बाय लर्निंग, तो हम उन सब इंफॉर्मेशन को अपनी स्कीमा में स्टोर कर लेते हैं और एक अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, तो उसी को हम स्कीमास बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है असेसमेंट का, क्या होना चाहिए। अगर हम बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है। उसको रैंक देना नहीं, अंडरस्टैंडिंग करना चिल्ड्रन की क्लैरिटी को या कन्फ्यूज़न को अबाउट रिलेटेड टॉपिक। जो बच्चे को हमने पढ़ाया है, हम आकलन की सहायता से पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। और हमें पता चल जाता है, जब पता चल जाता है कि बच्चे को इस टॉपिक के अंदर, इस कंसेप्ट में क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसके टॉपिक से रिलेटेड उसकी क्लैरिटी को, उसकी कन्फ्यूज़न को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हो सकता है, ये इसका आंसर है। बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। बच्चे को रैंक देना, स्कोर मतलब उसको लेबलिंग करना नहीं, मार्किंग पास और फेल लिखना उसकी रिपोर्ट कार्ड में नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चे की क्लैरिटी को, बच्चे अंडरस्टैंड करना चिल्ड्रंस की क्लैरिटी को और कन्फ्यूज़न को दूर करना रिलेटेड टॉपिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली ठीक है। इंटेलिजेंस इज ए फिक्स एबिलिटी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ ओनली। यहाँ पर ओनली की बात की है, बिल्कुल गलत है। जो इंटेलिजेंस होता है, हाँ मानते हैं कि जो इंटेलिजेंस की जो एबिलिटी होती है बच्चे के अंदर, वो बर्थ के टाइम पे डिसाइड हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से हम इसको नहीं कह सकते। बच्चे की जो इंटेलिजेंस पर उसके एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है। अगर हम बच्चे को एक प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो बच्चे की जो इंटेलिजेंस एबिलिटी है वो अच्छी हो सकती है। तो ये ऑप्शन गलत है।
इंटेलिजेंस कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड एंड डिटरमाइंड बाय यूजिंग इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट। जो बच्चे की जो इंटेलिजेंस है हम उसको मेज़र कर सकते हैं ओनली बाय यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट। हाँ हो सकता है, बाकी आगे फैक्टर आगे भी पॉइंट देखते हैं। इंटेलिजेंस इज यूनिटरी फैक्टर एंड सिंगल ट्रेड। इंटेलिजेंस जो है यूनिटरी फैक्टर है नहीं। इंटेलिजेंस जो होते हैं बच्चे के अंदर कई कई प्रकार की इंटेलिजेंसी हो सकती है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा लिखने में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा प्लेइंग क्रिकेट में अच्छा हो सकता है। तो उसमें बच्चे के अंदर इंटेलिजेंस काफ़ी होती है, तो हम एक उसमें नहीं मान सकते। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशन एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी। जो इंटेलिजेंस है एक बहुआयामी है और एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटी है। हाँ ये इसका ऑप्शन आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो बच्चा है बच्चे में की जो इंटेलिजेंस है वो बहुआयामी है। बच्चे में बहुत कई प्रकार की इंटेलिजेंस पाई जाती है और वो एक कॉम्प्लेक्स एबिलिटी का एक पूरा सेट है जो बच्चा कर सकता है और बाकी अदर बच्चे वो नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ में हम उसको अलग करना ही इंटेलिजेंस कहलाता है। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है लेकिन वो दूसरे कामों में अच्छा हो सकता है। तो वो म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, शायद वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, शायद वो पेंटिंग में अच्छा हो सकता है। तो जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस को हम एक ही डायरेक्शन में हम उसको मेजर नहीं करते हैं। जैसे कि गार्डनर ने बोला है कि हर हर पर्सन के अंदर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस हो सकती है। तो हम जो टाइम इंटेलिजेंस है एक ही दिशा में नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। रूही ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जो रूही है वो हमेशा ही एक प्रॉब्लम के कई प्रकार के सॉल्यूशन को वो सोचती है। विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशन, जो कि ओरिजिनल सॉल्यूशन से ही रिलेटेड होते हैं। रूही इज डिस्प्लेइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑफ ए एन। तो वो कौन सा कैरेक्टर उसके अंदर है? क्रिएटिव थिंकर है या कन्वर्जेंट थिंकर है या ईगोसेंट्रिक थिंकर है या रिजिड थिंकर है? तो वो है क्रिएटिव थिंकर। बच्चे के अंदर, रूही के अंदर क्रिएटिविटी है तभी वो अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन को वो सोच पा रही है। कन्वर्जेंट थिंकर होता है जो वो एक ही दिशा के अंदर सोचना। ठीक है, रिजिड थिंकर जो कठोर थिंकर, मतलब ठीक से नहीं सोच पाना। इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ क्लास बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ए टीचर शुड। एक टीचर दी है अपनी क्लास के अंदर लेकिन उसको पता चलता है कि एक दो बच्चे ऐसे हैं जो कम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं क्लास के अंदर। तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को बच्चे को बोलना चाहिए कि स्कूल छोड़ दो? नहीं। एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट, क्या टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जैसी सिचुएशन है? नहीं। टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि बच्चा नहीं सीख पा रहा, बच्चा लेस पार्टिसिपेशन कर रहा तो करने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को। तो या फिर उसकी एक्सपेक्टेशन को कम कर देना चाहिए कि बच्चा ठीक है, बच्चा नहीं पार्टिसिपेशन कर रहा, कोई बात नहीं, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, वो कम सीख रहा है तो कोई बात नहीं, उसमें माइंड थोड़ा कम है या फिर वो नहीं सीख पाता या फिर उसमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उस पर उसके हाल पे छोड़ देना। तो टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। यस, टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को अपनी टीचिंग से उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए और तरीके पता लगाना चाहिए जिससे कि बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो सके। ठीक है, तो यही बेस्ट टीचर, एक अच्छी टीचर की क्वालिटी होती है। हो सकती है कि बच्चा अगर क्लास में पार्टिसिपेशन कम कर रहा है तो उसके पीछे की प्रॉब्लम को वो जाने कि बच्चा पार्टिसिपेशन क्यों कम कर रहा है, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाए टीचिंग में, क्लास लर्निंग में। ठीक है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम है जिसके अंदर एक टीचर है। टीचर को इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स बनाने के लिए क्या करना चाहिए? या तो बनाने ही नहीं चाहिए, शुड नॉट प्रिपेयर, या शुड ओकेजनली प्रिपेयर, कभी कभी बनाने चाहिए, एक्टिवली प्रिपेयर, या शुड डिस्करेज करना चाहिए प्रिपरेशन को। तो क्या करना चाहिए इनमें से? शुड एक्टिवली प्रिपेयर। तो टीचर को एक जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स हर बच्चे के लिए बनाना चाहिए। ठीक है, एक्टिव होकर के, क्योंकि इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सा होता है? जिसमें सभी प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। उसमें नॉर्मल बच्चे भी होते हैं और डिसेबल बच्चे भी होते हैं। तो उन बच्चों की कैपेबिलिटी के अनुसार हमें इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनाने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो नॉर्मल बच्चा काम कर सकता है, नॉर्मल बच्चे को जो सिलेबस है वही सिलेबस हम सभी बच्चों को दे, नहीं। ठीक है, तो इनके लिए अलग एजुकेशन प्लान बनाना चाहिए एक्टिव होकर टीचर को।
द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड्स, जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है डिसलेक्सिया वाले बच्चे के अंदर? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, क्या बच्चे का अटेंशन नहीं होता किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ को लेकर के, मतलब वो ध्यान भटकाता रहता है। या डाइवर्जेंट थिंकर हो सकता है। फ्लुएंसी इन रीडिंग, फ्लुएंसी होती है रीडिंग के अंदर? नहीं, क्योंकि जो डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया के अंदर जो बच्चा होता है उसको डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग करने में, तो यहाँ तो फ्लुएंसी की बात कर रहा है, तो गलत है। इनएबिलिटी टू रीड इनफ्लुएंटली, ये ठीक है, बच्चे के अंदर जो है पढ़ने की क्षमता कम होती है। या इंगेजिंग इन रिपीटेड लोकोमोटर एक्शन, ये तो गलत है। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है? इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। ठीक है, तो आज हमने 15 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।